आपका स्वागत है एजुकेशन विद एमके गौतम। आज हम देखते हैं जो इससे पहले मैंने पढ़ाया हुआ था पहले वाले सीरीज में, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का सेकंड पार्ट चल रहा था। आज थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट है। आपसे निवेदन है कि अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आई होप कि मेरे पहले वाले क्लास में आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप टेलीग्राम के जो चैनल है एजुकेशन विद एमके गौतम, वहाँ मिल सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं एजुकेशन विद एमके गौतम पर। चलिए आज के वीडियो में देखते हैं। लास्ट वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके बाद जो आएगा वो वैदिक काल का वीडियो आएगा। हमें आपसे निवेदन है कि आप जितना से जितना शेयर करोगे उतना आपको हेल्प मिल ही रहा होगा, शायद आगे भी हेल्प मिले, क्योंकि यह ऑल कंपटीशन का सिलेबस है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। आइए, हमने इससे पहले पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। उसमें मैंने जो चार्ट बना के मैंने बताया था कि कौन से स्थल कहाँ से हुए, कौन उसका उत्खनन करता है, किस नदी के किनारे इसका उत्खनन हुआ या उसका जो है साक्ष्य मिले, वो मैंने बता दिया। आज के वीडियो में कुछ बेसिक बातें और लास्ट वीडियो है, और इसको पूरा ध्यान से देखिए दोस्तों। किसी भी राज्य को विस्तार करने में ये चार चीज सबसे महत्वपूर्ण है। वो चार चीज है धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन। ये चार चीज ऐसे हैं जो आपको जीवन में या कभी भी किसी भी विस्तार को अगर लंबा चलाना है या किसी राज्य को विस्तार से लंबा चलाते रहना है, तो इस चीज का सबसे बड़ा ध्यान देकर उसको आगे बढ़ाना पड़ता है इस चीज को। तो इसलिए अगर हम ये आज पढ़ेंगे तो ये पता चल जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में किन किन बातों को विशेष स्तर लाया गया, और उस हिसाब से इनको पुरातात्विक साक्ष्य पर बना के क्लियरिटी में लाया गया कि ये कैसे कैसे उत्खनन हुआ और किस तरह से राजनीतिक और धार्मिक और सामाजिक आर्थिक का उत्थान हुआ। ठीक है, तो हम देखते हैं। हम अगर बात करें सामाजिक जीवन का, तो सामाजिक जीवन की सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी। जो साक्ष्य के हिसाब से अगर बताए तो उस समय सामाजिक जीवन की सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी। वो मातृसात्मक था। मातृसात्मक का मतलब होता है कि मातृ देवी, मतलब धरती की पूजा उस समय होती थी, मातृसात्मक होता था। अगर बात करें वर्ण व्यवस्था का, तो यहाँ कोई पूर्ण वर्ण व्यवस्था का प्रमाण नहीं मिला। अगर कुछ मिला भी है तो समाज को कुछ विभिन्न वर्गों में बांटा गया, जैसे पुरोहित, व्यापारी, श्रमिक, शिल्पी। पुरोहित मतलब जो पूजा पाठ कराते हैं, व्यापारी जो व्यापार करते हैं, श्रमिक जो मजदूर होते हैं, शिल्पी जो वस्त्रों का काम करते हैं, जो सिलाई का काम करते हैं, जो रुई का काम करते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे पहला प्रमाण जो मिला वो कपास, रुई का सबसे पहला प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से प्राचीन भारत से हुआ है प्रयोग। उस समय शांति प्रिय लोग रहते थे, एकदम शांति लोग रहते थे, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, एकदम शांति वातावरण के लोग रहते थे। वहाँ के लोग मांसाहारी शाकाहारी थे, दोनों तरह के लोग रहते थे, मांसाहारी और शाकाहारी। उन्हें लोहों का ज्ञान नहीं था, बल्कि तांबा का ज्ञान था। ठीक है, मनोरंजन के लिए वो पासा, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई कर अपना मनोरंजन को व्यक्त करते थे, अपना मनोरंजन इससे करते थे। वहाँ के उस समय के जो लोग रहते थे वह स्त्री और मानव दोनों जो है आभूषण का प्रयोग करते थे, आभूषण पहनते थे, गहना जेवर जिसे कहते हैं आप लोग, वो पहनते थे। ऐसे ही करते करते जो धीरे धीरे इनका विकास होते चला गया। वो एक तरह से समझिए कि जो भी साक्ष्य मिल रहा है वो सिर्फ प्रमाण पे है, और जो मिले हैं उनके हिसाब से एक साक्ष्य के हिसाब से पता लगाया जाता है, ये चीज यहाँ था, ये चीज यहाँ नहीं था, ये सब में पता लगाया जाता है। अगर हम धार्मिक जीवन की बात करें तो धार्मिक जीवन की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो में मातृ देवी का पूजा मिला, मतलब मातृ देवी मतलब धरती की देवी का पूजा करते हुए साक्ष्य मिला। कुछ मूर्ति भी मिले वहां से। हड़प्पा से उर्वरता देवी का पूजा का प्रमाण मिला। उर्वरता देवी का मतलब होता है कि जो खनिज होता है, जो धरती माता होती है, जैसे कि उसमें एक प्रमाण मिला जिसमें स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखलाया गया, उसी को उर्वरता देवी कहते हैं। उसी को पूजा वहाँ पे किया जाता है हड़प्पा सभ्यता में। नाग, लिंग, योनि पूजा किया जाता था। मतलब नाग और लिंग योनि की पूजा किया जाता था, यह प्रमाण वहां से मिला। वृक्ष, पशु की पूजा किया जाता था। उस समय जो है सिंधु घाटी सभ्यता में वृक्ष और पशुओं की पूजा किया जाता था।
दास सभ्यता का प्रचलन था। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन मिला। ठीक है। अगर हम बात करें लौकिक सभ्यता की, तो उस समय लौकिक सभ्यता थी, लेकिन धर्म का वर्चस्वशाली नहीं था। मतलब कोई भी धर्म एक वर्चस्व, मतलब एक तरह से स्थापित नहीं था कि ये धर्म है, ये धर्म है, ये धर्म का कोई वर्चस्वशाली नहीं था। इसलिए क्योंकि यहाँ पर मंदिर का कोई प्रमाण ही नहीं मिला। कोई धर्म कब पता चलेगा? जब मंदिर रहता तो हिंदू है, मस्जिद रहता है तो मुस्लिम है, गुरुद्वारा रहता है तो सिख है, तो कोई भी प्रमाण मिले तो तब पता चले ना कि यहाँ पे कोई धर्म था। मंदिर का तो प्रमाण ही नहीं मिला, तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे कोई धर्म था ही नहीं। अगर हम राजनीतिक जीवन की बात करते हैं, लौकिक सभ्यता के हम कुछ बात अगर चर्चा करें, तो लौकिक सभ्यता का मतलब होता है कि जो लोग जो मनुष्य होते हैं वो अपने जीवन के अनुसार कोई भी चीज वृद्धि करते रहते हैं, उन्हें पूर्ण जीवन के लिए व्यवस्थित करते रहते हैं, उसे लौकिक सभ्यता में व्यक्त किया जाता है। ठीक है। अगर हम राजनीतिक जीवन की बात करें, तो राजनीतिक जीवन की अगर बात करें तो स्रोतों के अभाव में वास्तविक व्यवस्था की जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ स्रोतों का अभाव मिला। इसलिए वास्तविक जो जीवन है, जो प्रमाण है, वहां से कोई कुछ नहीं मिला, इसलिए वहां लगाना थोड़ा मुश्किल बातें हो जाती है। संभवतः शासन पुरोहित था, नगर प्रशासन द्वारा संचालित होता था। जो शासन है वो नगर प्रशासन और शासन के द्वारा, शासन जो पुरोहित होते हैं, जो पूरा पाठ कराते हैं, उनके द्वारा प्रवृत्त होता है। क्योंकि मानव जीवन में ये होता था उस समय कि जो मानव है जैसा मन हुआ वैसा रहते, कोई उस पर दबाव नहीं, कोई ये नहीं, जो अपना जैसा रहना चाहिए पुरोहित के हिसाब से चलते रहते। इस सभ्यता, पिकट ने कहा है, पिकट के अनुसार मोहनजोदड़ो हड़प्पा जुड़वा राजधानी है। इस सभ्यता की, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसकी जुड़वा राजधानी मोहन और जो हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो हड़प्पा को पिकट ने कहा। पिकट के अनुसार ये क्वेश्चन बार बार आते हैं कि किस वैज्ञानिक ने या किस खोजकर्ता ने या किस विदेशी जो इतिहासकार, उसने क्या मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जुड़वा राजधानी किसने कहा? तो वो पिकट ने कहा, पिकट ने। ऐसा ही हंटर ने कहा है कि मोहनजोदड़ो के शासन को राजतंत्रात्मक की जगह जनतात्मक माना गया। मतलब जो हंटर थे, जो इतिहासकार थे, विदेशी थे, उन्होंने कहा कि मोहनजोदड़ो का जो शासन था राजतंत्रात्मक नहीं था, लेकिन जनतात्मक था। मतलब जन के द्वारा, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा, उनके द्वारा शासन व्यवस्थित होता था। एक बात आप समझ लीजिए, जो जितने भी जो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमाण मिले वो साक्ष्य के हिसाब से, इसलिए इतिहासकार में भी मतभेद होता है। इतिहासकार कहते हैं कि कोई ऐसा हुआ, कोई कहते हैं आर्यों ने आक्रमण किया, तो कोई कहते हैं विदेशियों ने आक्रमण किया। तो ये जो मत है वो इतिहासकार के अलग अलग है, क्योंकि यह प्रमाण पर निर्भर करता है। जैसे कि हमने कुछ बातें जो प्रमाण में मिले, तो ना ही अस्त्र मिले, ना शस्त्र मिले, इस सब का जो अभाव था। ना राजा का कोई मूर्ति मिला या राजा से संबंधित कोई साक्ष्य न मिले जिससे पता चले कि वहाँ का शासन राजा या सैनिक के द्वारा होता था। ना ही महल के साक्ष्य मिले। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अस्त्र शस्त्र अभाव एवं राजा का कोई सैनिक, महल, इस सब का साक्ष्य था ही नहीं। इससे जब पता चलता कि कौन से राजा का मतलब शासन चलता था या कुछ भी, कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला। अशांति का अभाव था, मतलब वहाँ के लोग शांति के वातावरण के थे। अशांति का अभाव था, अशांति था ही नहीं वहाँ, बल्कि शांति वातावरण का वहाँ प्रचलित था। जैसे हम इसमें पढ़े, जैसे हमने पढ़ लिया सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और मतलब कि धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन के बारे में, वैसे हमको पढ़ना है आर्थिक जीवन के बारे में। आर्थिक जीवन वो होता है जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से एक किसी भी देश को मजबूत बनाता है अंदर से, उसे हम आर्थिक जीवन में अपने आप को निर्भर करते हैं। इस बात को हम ध्यान रखकर, क्योंकि ये सब जो भी बातें हैं आज के डेट में भी ये महत्वपूर्ण है। जो राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक की किसी भी राज्य के लिए या किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिसमें सबसे योगदान आर्थिक जीवन का रहता है या आर्थिक फाइनेंशियल बैकग्राउंड का रहता है। जैसे कि हम बात करें तो कृषि, जैसे हम पढ़े हुए थे पिछले वीडियो में, ये जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला। उसी हिसाब से पता लगाया गया कि जुताई, बुआई, सिंचाई सभी विधियों से यह मतलब कि इन्हें सभी विधियों का ज्ञान था, सभी विधियों का ज्ञान था। इन्हें जुताई, बुआई, सिंचाई या सभी विधियों, जितने भी विधि होते हैं उनको इस विधि का ज्ञान था। हम अगर बात करें तो वहाँ जो है नहर का साक्ष्य नहीं मिला, वहाँ जो है नहर का साक्ष्य नहीं मिला। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तालाब के तो साक्ष्य थे मगर नहरों का साक्ष्य नहीं मिला। वहाँ के जो भी कृषि से जो पाए हुए जो चीज थे, जैसे गेहूं, जौ, मटर का एवं कपास का परिचित थे। वहाँ के जो लोग थे गेहूं, जौ, मटर, कपास आदि से परिचित थे।
प्राचीन काल से, जैसे मैंने बताया अभी, जो प्राचीन काल से जो कपास का प्रयोग में लाया गया। अगर पूछ दिया जाए कि कपास का उपयोग कब से हुआ, तो कह देंगे कि प्राचीन इतिहास से, सिंधु घाटी सभ्यता से इनका उदय हुआ। कपास का प्रयोग में लाया गया सिंधु घाटी सभ्यता से। अगर हम बात करें कुछ प्रमाण की, जैसे गन्ना, रागी के प्रमाण यहाँ से नहीं मिले। जो भी ये सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता या योग व्यापार प्रधान सभ्यता, इसे हम चित्रात्मक या भावनात्मक लिपि के भी हिसाब से इसको जानते हैं। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चित्रात्मक, यह चित्रों पर निर्भर करता है। जो भी चित्र मिले उनके अंदाज से, साक्ष्य से पता लगाया गया कि कौन सी चीजें कहाँ पाया गया और कितने समय में पाया गया, यहाँ पे किस किस चीजों का साक्ष्य मिला। उस हिसाब से जितने भी चीज आपको मिलेंगे ना, वो सब साक्ष्य के हिसाब से मिले। ठीक है दोस्तों। गन्ना, रागी के प्रमाण यहाँ से नहीं मिला। गन्ना और रागी का प्रमाण यहाँ से नहीं मिला। अगर हम पशुपालन की बात करते हैं तो यहाँ प्रिय पशु कुबर वाला बैल माना गया, कुबर वाला सांड माना गया। गाय या घोड़ा आदि से परिचित थे यहाँ के लोग। यहाँ के लोग जो है गाय और घोड़ा के परिचित थे। मगर एक बात तो ये है कि यहाँ पे गाय का कोई भी हड्डी नहीं मिला, इससे प्रमाण लग सके कि यहाँ पे तू पूछा ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मतलब पता चले कि यहाँ पे कोई चीज है। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ी गर्मी ज्यादा है, क्या करें। अगर हम पंखा चलाते हैं तो आवाज गड़बड़ा जाएगा, इसी हिसाब से हम लोग कोशिश करते हैं कि हमको ज्यादा, जैसे तो बाहर की आवाज़ें तो बहुत ज्यादा आ रही है, आपको पता चलता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि पशुपालन प्रिय पशु कुबर वाला बैल, सांड, गाय, घोड़ा आदि से परिचित थे, मगर जो गाय के जो हड्डी का साक्ष्य नहीं मिला। कुछ चीजें जो इसमें अधूरी भी मिलेगी, आपको पता नहीं चलेगा कि भैया ये तो था, ये नहीं था। इसलिए आपको किसी भी चीज का, हमारे जितने भी सीरीज है 1, 2, 3, तीसरा सीरीज सबसे लास्ट सीरीज है, आपको लगातार पढ़ना होगा। और कुछ किताबें मैंने बताया था, उस किताब को भी पढ़ना होगा। ठीक है। हम जैसे उद्योग की बात करें तो यहाँ के उद्योग थे सूती वस्त्र, बर्तन, शिल्प आदि। मतलब यहाँ पे जो उद्योग जो लगाए गए थे प्राचीन भारत में, सिंधु घाटी सभ्यता या जितने भी सभ्यता है, उसमें जो सूती वस्त्र, बर्तन, शिल्प आदि यहाँ उत्पाद किए जाते थे। यहाँ के बर्तन मुक्त थे लाल और गुलाबी कलर के थे। यहाँ जो बर्तन थे मुक्त जो है लाल और गुलाबी कलर के। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। व्यापार की बात करते हैं, इसका व्यापार जो है ना, भारत के अलग अलग कोनों में विदेश तक इनका व्यापार प्रचलित था। जो विदेश, जैसे अगर बात करें तो पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, ईरान और अफगानिस्तान तक इसका क्षेत्र फैला हुआ था। यह जो क्षेत्र है आपको, जो भारत से छोड़कर विदेशों तक इनका क्षेत्र फैला हुआ था। जैसे निर्यात, निर्यात का मतलब होता है कि हम किसी देश को सामान बेचते हैं, उसे निर्यात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम सूती वस्त्र का निर्यात करते थे, हाथी दांत आदि का हम निर्यात करते, मतलब दूसरों को बेचते थे, जिससे हमारा व्यापार प्रधान था। यहाँ के जो लोग हैं वो तोल माप का भी प्रयोग करते थे, जो दशमलव प्रणाली पर एक संचालित है। हम अगर आयात की बात है, मतलब दूसरे देशों से लेते क्या थे, तो चांदी जो है, चांदी जो आप जानते होंगे ईरान और अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, वहां से हम उनका आयात करते थे। चीन का अफगानिस्तान से आयात करते थे। और तांबा की बात करें तो खेती राजस्थान में है, जो लार्दवार मोसोपोटामिया से भी हम उसका उत्पादन करते थे। हम सोना की बात करें तो सोना के जो कर्नाटक से हम उनका उत्पाद करते थे। सोना का मतलब कि आयात करते थे, वहाँ पे उत्पाद होता था, हम उसको आयात करते थे। और निर्यात की बात करते सूती और हाथी दांत हम दूसरों देशों को बेचते थे, या हम बदले तो निर्यात करते थे। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हर किताब में अलग अलग मिलेगी। अगर बात करें डेट की तो ज्यादातर किताब में 2350 से 1750 तक वो मिलेगी। और ज्यादा इम्पोर्टेंट डेट है ये 2500 BC से लेकर 1700 BC तक इनका डेट महत्वपूर्ण माना गया। इस बात को आप ध्यान दीजिए। आप सोल्यूशन में पढ़ेगा या कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा तो उसका डेट अलग अलग, मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डेट 2500 BC से 1700 BC तक है। इस जो सभ्यता है इसको व्यापार प्रधान, चित्रात्मक, भावनात्मक लिपि से इसे माना गया है। मोसोपोटामिया की जो अभिलेख है, उसका मोसोपोटामिया जो है वो मेरवा अभिलेख से मिलता जुलता है। अभिलेख में इनका प्रमाण मिलता है मोसोपोटामिया मेरवा अभिलेख, जो हम आप जानते होंगे, किताब में पढ़े, कहीं पढ़े होंगे उस चीज को। ठीक है, अगर हम इस देश में जितने भी प्रमाण मिले उस हिसाब से हमको तो पता चल गया कि देश में किस किस चीजों का प्रमाण मिला, किस किस चीजों का साक्ष्य मिला।
हम देखें तो उस समय जो वस्तु बेचे जाते थे वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर काम करते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली एक जो माप तोल का विभाग होता है उनसे रिलेटिव है वस्तु विनिमय प्रणाली। हम कुछ ऐसी बात करें जो आपको बताना इम्पोर्टेंट है। टेराकोटा किसे कहते हैं? अगर पूछ दिया जाएगा टेराकोटा किसे कहते हैं तो आग से पकी मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। आग से पकी मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। यातायात की बात करें तो वहाँ पे यातायात बैलगाड़ी का सबसे ज्यादा सच मिला कि बैलगाड़ी का वहाँ यातायात के लिए प्रयोग किया जाता था। यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। आलमगीरपुर जो यूपी में है, जो पूर्वी स्थल है, वहाँ पे कोई भी मोहर का परिमाण नहीं मिला। कोई भी जो निगेटिव क्वेश्चन नहीं मिला। ये जहाँ कहाँ मिला, जैसे हमने पढ़ा हुआ था कि लोथल से नाली, लकड़ी वाली नाली मिले, धौलावीरा से समाज को 3 भाग में बांटा गया था। तो वैसे तो सिंधु घाटी में 2 भाग में समाज को बांटा गया था। पूर्वी भाग को निर्जला और पश्चिमी भाग को दुर्ग कहते थे। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी होगी और कुछ बातें आपको किताब से मिलेगी जो एग्जाम से व्यू से आपको मतलब कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से मैंने बता दिया। बाकी आपको अगर कुछ पढ़ना है तो आप किताब से पढ़ सकते हो, बहुत सारी किताब है। तो टेराकोटा आग से पकी ईंटों को कहते हैं। मिट्टी को बने आग से मिट्टी को बने कहते हैं। उसे आग से बनी मिट्टी से आग में पकी मिट्टी को कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। बैलगाड़ी का उपयोग सबसे ज्यादा होता था। आलमगीरपुर में जो है कोई भी मोहर का प्रमाण नहीं मिला। अगर हम इस जितने भी जो आप पता चल गया होगा कि सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन, राजनीतिक और आर्थिक जीवन से मिलाकर कि किस देश किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता या संधव घाटी सभ्यता का उदय हुआ या हड़प्पा मोहनजोदड़ो जितने भी स्थल है उनको उदय के बारे में आपको तो जानकारी मिल चुकी होगी। अगर नहीं मिली तो आपको शुरू से इसको देखना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर अब बात करें इस जो जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता उनका पतन कैसे हुआ, तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत है। उनको मतलब जितने भी इतिहासकार उनका अलग मत है। वो कहते हैं कि कोई आर्य ने आक्रमण किया, कोई कहते हैं बाढ़ से हुआ, कोई कहते हैं भूकंप से हुआ। 3 बातों को देखकर कुछ इतिहासकार महत्वपूर्ण जो बोलते हैं उन बात को हम देखेंगे। जैसे कि मैकके और जॉन मार्शल ने कहा है कि ये बाढ़ के द्वारा इनका पतन हुआ। जो जॉन मार्शल है जो पुरातात्विक हेड था जो 1921 में, उन्होंने कहा कि ये बाढ़ के द्वारा ये क्षतिग्रस्त हुआ, मतलब पतन हुआ, जिसके कारण यह समाप्त हो गया। चाइल्ड और व्हीलर ने कहा कि विदेशी आक्रमण के द्वारा, व्हीलर ने प्रश्न कहा है कि आर्य आक्रमण द्वारा मतलब विदेशियों के द्वारा इनका आक्रमण करके इनको पतन कर दिया गया, मतलब इसे मतलब एक तरह से समाप्त कर दिया गया। फेयर सर्विस ने कहा है कि यह पारिस्थितिक तंत्र के द्वारा मतलब प्राकृतिक असंतुलन के द्वारा या भूकंप के द्वारा या कोई भी प्राकृतिक असंतुलन के कारण ऐसा मतलब कि पतन हुआ इस देश का, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता का। डेल्स ने कहा है कि यह भूकंप के द्वारा जो है यह इसका पतन हुआ। तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग चीज कहते हैं। ये बात को आपको ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है दोस्तों, ज्यादा गर्मी है तो आपको अगर समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कोशिश यही रहती है कि आप जितना बेहतर समझेंगे उतना हमको खुशी होगी इस बात को। ठीक है, अगर नहीं होता तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों।